पुरानी हवेली सत्यविहार जयपुर के बाहरी इलाके में शान से खड़ी थी, मानो अपने भीतर सदियों के रहस्य समेटे हुए हो। उसकी दीवारों पर बरगद की जड़ों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, जैसे वह अपनी जड़ों को अतीत की गहराई में और भी जमाना चाहती हो। हवेली के मालिक जमींदार सूर्यकांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विशाल संपत्ति और विरासत का वारिस कौन होगा, यह एक ऐसा सवाल था जो हवेली के हर सदस्य के मन में घूम रहा था। सूर्यकांत सिंह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव जो दिल्ली में अपना व्यवसाय चलाता था और छोटा बेटा मानव जो गांव में ही रहकर खेती बाड़ी और हवेली की देखरेख करता था। राघव महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारों वाला था, जबकि मानव शांत स्वभाव का और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। दोनों भाइयों के बीच कभी गहरी दोस्ती नहीं रही, लेकिन बाहरी तौर पर वे हमेशा सम्मान और स्नेह का दिखावा करते थे। सूर्यकांत सिंह ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों के बीच बराबर बांट दी थी। यह फैसला राघव को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि बड़ा होने के नाते और दिल्ली में सफल व्यवसाय चलाने के कारण उसे विरासत का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए था। मानव को खेती और गांव की जिंदगी से ज्यादा कुछ आता नहीं था। राघव की नजर में हवेली में इन दिनों गहमागहमी थी। दूर दराज से रिश्तेदार और शुभचिंतक शोक व्यक्त करने और वसीयत के बारे में जानने के लिए आ रहे थे। राघव अपनी पत्नी अदिति के साथ दिल्ली से आया था। अदिति आधुनिक विचारों वाली और तेज तर्रार महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरी सोच या महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करती थी। मानव अपनी पत्नी गौरी के साथ हवेली में ही रहता था। गौरी शांत और सुशील स्वभाव की थी। उसकी आंखों में एक भोली सी करुणा थी और वह हवेली और अपने ससुराल वालों का बहुत सम्मान करती थी। वसीयत खुलने की तारीख नजदीक आ रही थी और हवेली में तनाव बढ़ता जा रहा था। राघव अक्सर अपने कमरे में अदिति के साथ लंबी बातचीत करता था। उनकी आवाजें दबी हुई होती थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और कभी कभी क्रोध के भाव साफ झलकते थे। मानव शांत रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनिश्चितता का भाव था। गौरी इन सब से अनजान घर के कामों में व्यस्त रहती थी, सबकी सेवा करती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब वसीयत पढ़ी जानी थी। गांव के कुछ गणमान्य लोग और परिवार के सदस्य हवेली के बड़े हॉल में जमा हुए। वकील मिस्टर सहाय ने गंभीर चेहरे के साथ वसीयत पढ़ना शुरू किया। जैसा कि अनुमान था, संपत्ति को राघव और मानव के बीच बराबर बांटा गया था। वसीयत पढ़े जाने के बाद राघव का चेहरा तमतमा गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, यह अन्याय है। पिताजी हमेशा जानते थे कि मैं परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाऊंगा। मानव ने शांति से कहा, भैया पिताजी का फैसला हमें स्वीकार करना होगा। अदिति ने राघव का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मानव और गौरी की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी जो किसी को भी सहज नहीं लगी। इसके बाद हवेली में अजीब सी शांति छा गई। राघव और अदिति कुछ दिन और रुके, लेकिन उनका व्यवहार बदला हुआ था। वे मानव और गौरी से कम ही बात करते थे और अक्सर अकेले में फुसफुसाते हुए देखे जाते थे। एक रात गौरी ने मानव को परेशान देखा। उसने पूछा, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मानव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गौरी। भैया और भाभी का व्यवहार अजीब है। मुझे डर है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं। गौरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। वे आपके भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मानव का मन शांत नहीं हुआ। उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी याद आई, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति और परिवार के बारे में कुछ निजी बातें लिखी थी। उसने सोचा कि शायद उस डायरी में कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे इस अनिश्चितता से बाहर निकाल सके। अगले दिन जब राघव और अदिति शहर गए हुए थे, मानव ने हवेली के पुराने कमरों में डायरी की तलाश शुरू की। धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे आखिरकार एक संदूक में वो डायरी मिल गई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन पिताजी के अक्षर अभी भी स्पष्ट थे। मानव ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शुरू के कुछ पन्नों में पारिवारिक बातें और जमींदारी के कामकाज का लेखा जोखा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ ऐसी बातें मिली जिसने उसे चौंका दिया। उसके पिताजी ने लिखा था कि राघव बचपन से ही महत्वाकांक्षी था और उसे संपत्ति का बहुत लालच था। उन्होंने यह भी लिखा था कि उन्हें अदिति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में एक ऐसी चालाकी देखी थी जो उन्हें डराती थी। और फिर मानव को वह पन्ना मिला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके पिताजी ने लिखा था कि राघव और अदिति मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं ताकि पूरी संपत्ति उन्हें मिल जाए। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया था जिनसे उन्हें इस साजिश का शक हुआ था। मानव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसके अपने भाई और भाभी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? उसी समय गौरी कमरे में आई। उसने मानव के चेहरे पर डर और हैरानी के भाव देखे तो वह घबरा गई। क्या हुआ? ये डायरी किसकी है?
उसने पूछा। मानव ने उसे सब कुछ बताया। गौरी पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन डायरी में लिखी बातों को पढ़कर वह भी डर गई। हमें कुछ करना होगा, गौरी ने कहा। हमें यह सब पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन मानव हिचकिचाया। पुलिस? क्या वे हमारी बात पर विश्वास करेंगे? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी उन्हें हवेली के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। राघव और अदिति वापस आ गए थे। मानव और गौरी ने जल्दी से डायरी को छुपा दिया। अगले कुछ दिन बहुत तनावपूर्ण रहे। मानव और गौरी हर पल डर के साए में जी रहे थे। उन्हें राघव और अदिति की हर बात और हर हरकत संदिग्ध लगती थी। एक शाम अदिति ने गौरी को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। गौरी डरते डरते उसके साथ हवेली के बगीचे में गई। अदिति ने मीठी आवाज में कहा, गौरी, तुम जानती हो कि राघव और मैं दिल्ली के आदी हैं। यहां गांव में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या तुम सोचती हो कि मानव हवेली का हिस्सा हमें बेच देगा? गौरी हैरान रह गई। क्या यह उनकी साजिश का पहला कदम था? उसने सावधानी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता भाभी जी, ये तो भैया ही बता सकते हैं। अदिति ने गौरी की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम उसे मना सकती हो। तुम तो जानती हो कि हम दोनों भाई कितने अलग हैं। राघव को इस हवेली और खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमें हमारा हिस्सा मिल जाए तो हम शांति से दिल्ली में रहेंगे और मानव यहां आराम से रह सकता है। गौरी को अदिति की बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक चाल है। अगले दिन मानव ने अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने उसे अपने पिता की डायरी और अपने शक के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे। कुछ दिनों बाद पुलिस हवेली आई और राघव और अदिति से पूछताछ की। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए वे बिना किसी गिरफ्तारी के वापस चले गए। लेकिन मानव और गौरी अब और ज्यादा सतर्क हो गए थे। उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। एक रात हवेली में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कई बार गुल हो रही थी। मानव और गौरी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें नीचे कुछ आवाजें सुनाई दी। मानव चुपचाप बिस्तर से उठा और धीरे धीरे नीचे की ओर गया। हॉल में हल्की सी रोशनी थी। उसने देखा कि राघव और अदिति किसी आदमी से बात कर रहे थे। आदमी का चेहरा ढका हुआ था। मानव छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। काम हो जाना चाहिए, राघव कह रहा था। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। यह हादसा लगना चाहिए। आदमी ने हामी भरी और कुछ पैसे लिए। मानव समझ गया, यह उसकी हत्या की साजिश थी। वह तुरंत कमरे में भागा और गौरी को जगाया। दोनों चुपचाप हवेली से बाहर निकल गए और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस बार मानव के पास सबूत था। उसने राघव और उस आदमी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हवेली पर छापा मारा। राघव और अदिति को उस आदमी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि राघव और अदिति ने मिलकर मानव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी ताकि पूरी संपत्ति उन्हें मिल जाए। उन्होंने उस आदमी को मानव की हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। अदालत में मुकदमा चला और राघव और अदिति को उनके अपराधों के लिए सजा मिली। सत्यविहार हवेली और सूर्यकांत सिंह की विरासत अब मानव और गौरी की थी। इस घटना ने मानव को झकझोर कर रख दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। खून का रिश्ता, जिसे वह पवित्र मानता था, साजिश और धोखे के रंग में रंगा हुआ निकला। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में गौरी ने उसका साथ दिया था। उसका प्यार और विश्वास ही मानव की सबसे बड़ी ताकत बने। उसने महसूस किया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार और विश्वास का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा होता है। विरासत का सच सामने आ गया था। खून के रिश्ते की कड़वी सच्चाई भी उजागर हो गई थी। लेकिन इस अंधेरे में मानव और गौरी के बीच का प्यार एक रोशनी की तरह चमक रहा था, ये साबित करते हुए कि साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अब सत्यविहार हवेली में शांति लौट आई थी। मानव और गौरी ने मिलकर हवेली और जमीन की देखभाल की। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, जैसा कि सूर्यकांत सिंह हमेशा करते थे। मानव ने अपने पिता की डायरी को संभाल कर रखा था। वह उसे अतीत की एक चेतावनी के रूप में देखता था, एक याद दिलाता था कि रिश्तों की डोर कितनी नाजुक हो सकती है और प्यार की ताकत कितनी असीम। एक शाम गौरी ने मानव के कंधे पर सिर रखकर कहा, सब ठीक हो गया ना? मानव ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ गौरी, सब ठीक हो गया, और यह सब तुम्हारे प्यार और साथ की वजह से हुआ। उस रात सत्यविहार हवेली में विरासत का सच और खून के रिश्ते की कड़वाहट के बावजूद प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो साजिशों के अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर ले जाती थी। ये कहानी थी विश्वास की, त्याग की और उस अटूट बंधन की जो खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है।